इस किताब को जादू की किताब क्यों कहा? कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लाल किताब है ना टोटके है, लाल किताब को यूज नहीं करना चाहिए, लाल किताब को ऐसे करना चाहिए, लाल किताब ऐसे करना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा ना कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये परेशानी है, तो आप उसको रीडिंग करके कैलकुलेशन तो दे दो। समाधान की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे ना कि हमें किसी को कुछ रेमेडी देनी है, किसी समस्या को सुलटाना है, तो हमारे को लाल किताब को पकड़ना है। लाल किताब वैदिक ज्योतिष के फॉर्मूलों पे ही चलता है, बट इसके कुछ फंडामेंटल और पैरामीटर अपने अलग हैं, जो इसको इतना महान बनाते हैं कि हम हर ग्रह के सॉल्यूशन को इसमें से निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मशनूई ग्रह या बनावटी ग्रह, तो इनका क्या मतलब होता है? वो एक्सीडेंट हो गया और टांग नहीं चलती, डॉक्टर बोलते टांग काटनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल टांग लगानी पड़ेगी। तो ये आर्टिफिशियल जो प्लेनेट है ना, जिसको हम बोलते हैं मशनूई ग्रह, ये किसी और ज्योतिष विद्या में अवेलेबल है, ये सिर्फ लाल किताब में ही है। क्या लाल किताब का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? जब हम उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मैच करते हैं ना, तो लाल किताब के साइंस और वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं। कई बार लाल किताब के उपाय नेगेटिव रिजल्ट। अगर ये मंगल बिगड़ गया ना, तो सब कुछ उल्टा कर हमारे खास तौर पर मंगल जो ब्लड रिलेशनशिप वाले रिश्ते होते हैं ना, इन्हें खराब कर देता है। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध लाल किताब एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हज़ारों ज़िंदगियों को अपनी स्पेशल रेमेडीज़ के थ्रू क्लैरिटी और बैलेंस दिया है। आइए स्वागत करते हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी का। आचार्य जी, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप बताइए। एकदम ठीक। बहुत एक्साइटेड हूँ आज जानने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत ऐसे मिथ्स हैं लाल किताब को लेके जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। और आजकल की यूथ जो मॉडर्न लाइफ हमारी जी रही है, उनकी लाइफ में इसका क्या रेलेवेंस है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप पहले ये बताइए, लाल किताब कब और कहाँ से शुरू हुई? लाल किताब ज्योतिष जो है ना, ये ज्योतिष विद्याओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्या है। आप देखो, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा ना कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये परेशानी है, तो आप उसको रीडिंग करके कैलकुलेशन तो दे दोगे, लेकिन जब भी उसको जरूरत पड़ेगी कि अब मुझे कुछ रेमेडी चाहिए, मुझे उसका समाधान करना है, तो ये सारा कुछ लाल किताब में है। तो लाल किताब हमारी ज्योतिष की काफ़ी विद्याओं में से एक महान विद्या मानी जाती है। अगर मेरा फर्स्ट और पर्सनल ओपिनियन देखें तो ये बेस्ट है, रेमेडीज़ में इसका कोई भी तोड़ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाल किताब और वैदिक एक साथ चलता है? वैदिक ज्योतिष को हम बोलेंगे कि ये सारी ज्योतिष की विद्याओं में माँ है, जैसे जननी होती है ना, जितनी भी विद्याएं हैं सारी यहीं से निकली हैं। लाल किताब वैदिक ज्योतिष के फॉर्मूलों पे ही चलता है, बट इसके कुछ फंडामेंटल और पैरामीटर अपने अलग हैं, जो इसको इतना महान बनाते हैं कि हम हर ग्रह के सॉल्यूशन को इसमें से निकाल सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि लाल किताब कब और कैसे शुरू हुई? लाल किताब कब स्टार्ट हुआ? लाल किताब की पहली किताब 1939 में पंजाब के एक छोटे से गांव फरवाला से उत्पन्न हुई। इसके टोटल 5 एडिशन है, और जो आखिरी एडिशन है 1952 वाला, जिसको 5वां संस्करण कहते हैं, ये मेन लाल किताब का है। तो जितने भी हमारे ज्योतिष के जुड़े हुए विद्वान लोग हैं, वो सब 1952 की लाल किताब की प्रतिमा को यूज करते हैं। अच्छा, तो ये विद्या ज्योतिष विद्या से कैसे अलग है, या दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? ज्योतिष के अंदर ना इतने सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं, लेकिन समाधान नहीं है। तो जब भी हम समाधान की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, कि हमें किसी को कुछ रेमेडी देनी है, किसी समस्या को सुलटाना है, तो हमारे को लाल किताब को पकड़ना ही पड़ेगा। तो लाल किताब को हम ज्योतिष से अलग नहीं बोलेंगे, लाल किताब भी ज्योतिष ही है, बल्कि सारी ज्योतिष की विद्याओं में इसको अग्रणी स्थान मिला है, अगर आपको कुछ समाधान और उपाय निकालने हैं। अच्छा, तो इन दोनों की कुंडली क्या अलग बनती है? मतलब लाल किताब की अलग और वैदिक की अलग? वैदिक ज्योतिष का मतलब है कि वो माँ है, यानी कि जननी है। सारी ज्योतिष की विद्याओं में सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। जितनी भी ब्रांचेस निकली है ना, मैं तो ये भी बोलूंगा कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु में भी जो कैलकुलेशन और गणनाएं होती है ना, वो सारी कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष से निकली हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में ग्रह होते हैं, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। लाल किताब में राशियों और नक्षत्रों को स्थान ही नहीं दिया। हालांकि हमने अपने अब कुछ फार्मूले ऐसे बनाए हैं कि वैदिक ज्योतिष को लाल किताब से कनेक्ट किया है, तो उसके अंदर लाल किताब में नक्षत्रों की भी भूमिका है। लेकिन लाल किताब में नक्षत्रों की और राशियों की भूमिका ना होने की वजह से दोनों की कुंडलियां थोड़ी अलग अलग बनती हैं। अच्छा, अब जब हमने ग्रहों की बात कर ली है, तो इसमें भी क्या ये होता है कि ग्रह ये अच्छे हैं, ये ग्रह बुरे हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, जैसे इंसान अच्छा और बुरा होता है ना,
ऐसी लाल किताब के अंदर क्या है, हर ग्रह के दो नजरिए हैं। वो ग्रह अच्छा भी है और वो ग्रह बुरा भी है। तो कई बार जो बुरा ग्रह है ना, हम उसको और बुरा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? अपने कार्मिक थ्योरी की वजह से। तो लाल किताब की फंडामेंटल के अंदर हर ग्रह को दो प्रकार से देखा जाता है, या तो वो अच्छा है या वो मंदा है। अगर वो मंदा है तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर वो अच्छा है तो उसको पावर देनी पड़ेगी ताकि उसके रिजल्ट्स और अच्छे मिल सके। अच्छा, ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? रेमेडीज हो गई जो ट्रीटमेंट का हमारे। मतलब होगा सॉल्यूशन और रेमेडीज कि आपकी कुंडली के हिसाब से उसको कैसे पॉलिश किया जा सकता है। अच्छा, ग्रहों में एक सबसे अच्छा ग्रह मेरे ख्याल सभी का होगा चंद्रमा, क्योंकि वो माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा के वैसे लाल किताब में क्या लक्षण होते हैं कि आज ये अच्छा है कि ये बुरा है? चंद्रमा को ग्रहों के अंदर ना माँ बोला गया है। हम्म, और आखिरी पुकार क्या होती है? माँ। माँ। यानी कि जब भी लगे ना कुछ हो बचा नहीं, आखिरी पुकार माँ। तो यानी कि आप समझ लो हमारे 9 ग्रहों में जो चंद्रमा है ना, ये आखिरी पुकार है। इसलिए चंद्रमा हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। हमारे मन का कारक है, हमारी सोच विचार शक्ति का भी कारक है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, वो सबसे तेज गति से चलता है। जैसे हमारा मन, हमारे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हमें एंग्जाइटी हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ज्यादा सोच रहे हैं, इन सब पे चंद्रमा। और माँ के लिए तो मैंने आपको बोला, ये माँ क्या करती है, कभी भी कोई परेशानी हो ना तो बच्चे को संभाल लेती है। तो ऐसी हमारी कुंडली का अगर चंद्रमा अच्छा है ना, तो हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। आचार्य जी ये बताइए, इस किताब को जादू की किताब क्यों कहा जाता है? जादू, मैजिक है। अगर आपको कोई ऐसा जिन मिले जो सारी समस्याओं का समाधान कर दे, तो जादू कहलाएगा ना। बिल्कुल। तो लाल किताब हमारे उस ग्रंथ में ऐसी किताब है जहां हर समस्या का समाधान है, इसलिए इसको जादुई किताब बोला जाता है। और इसके लेखक कौन है? पंडित रूपचंद जोशी जी ने जी। लाल किताब को सबसे पहले स्टार्ट किया, या मैं तो ये बोलूंगा कि पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा ये कृत है। 1939 में इनका पहला एडिशन आया, फिर 1940 में, फिर 41 में और 42 में। उसके बाद जो 5वां संस्करण आया वो 1952 में आया, और वो सबसे ज्यादा गजब की लाल किताब मानी जाती है। और हम सभी जो भी ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो 1952 को प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सी भाषा में लिखी जाती है? लाल किताब जब स्टार्ट हुई थी ना, हाँ जी। तब वो उर्दू में लिखी गई थी। अब ऐसा नहीं है कि ये उर्दू से आई हुई है। हमारे उस समय अगर आप देखो, देश आजाद होने से पहले ना उर्दू का बहुत प्रचलन था। तो उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी, लिखने की भाषा थी, वो उर्दू ही थी। आज भी अगर आप कोर्ट कचहरी का कोई काम देखो ना, तो उर्दू में लिखा जाता है। तो लाल किताब के सारे संस्करण ओरिजिनली उर्दू में लिखे गए हैं। अब धीरे धीरे उसको हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ताकि सभी अच्छे से उसका लाभ उठा सकें। इनकी लाल किताब की एक आम आदमी के जीवन में क्या महानता है? लाल किताब का और आम आदमी के जीवन का अगर आप देखो कनेक्शन, एक इंसान के पास ना बहुत सारे रिश्ते हैं। उसकी मामा, उसके चाचा, उसकी माँ है, उसके फादर साहब है ना, बहुत सारे रिश्ते हैं। जी। लाल किताब में हर ग्रहों को रिश्तों के साथ जोड़ा गया है, और हमारे जितने भी इवेंट है ना, वो सभी ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं। तो लाल किताब हमारे साथ ऐसे जुड़ी हुई है, जैसे हमेशा आप कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हो ना, तो पुराने समय में हमारी माएं, हमारी नानी, हमारी दादी कुछ ना कुछ छोटे छोटे ना टोटके वो छुपाए कराया करती थी, तो वो दूर नहीं थे। तो लाल किताब उन्हीं सभी उपायों का एक समावेश है। एक समय समय पर किया गया ऐसा कार्य है जो हमारे टेक्निकली ग्रहों को इंप्रूव करता है और हमारे काम में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों को हटा देता है। तो क्या लाल किताब केवल ज्योतिषियों के लिए है या लाइक कोई भी समझ सकता है इसको? नहीं, लाल किताब एक पूरा का पूरा विज्ञान जो है ना, इसको अगर मेरे शब्दों में बोलें तो जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपने ओपीडी करवाया कि डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, सर टेस्ट कर लो। अब वो कहते हैं कि अब आपका जो बुखार हो रहा है ना, ये ना किसी चीज में कन्वर्ट हो गया और सर्जरी करनी पड़ेगी। तो लाल किताब ना सर्जरी की किताब है। तो आम आदमी के जीवन से तो कनेक्टेड है, लेकिन है तो सभी ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए यूजफुल चीज, तो उन्हें इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। लाल किताब में ग्रहों को किस अलग ढंग से समझाया गया है? ग्रह हमारे 9 वैदिक ज्योतिष में भी होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी 9 ही नंबर होते हैं, उनके ग्रह होते हैं, और लाल किताब में भी हमारे 9 ही ग्रह होते हैं। लेकिन लाल किताब में ना ग्रहों की महत्वपूर्ण भावों के साथ कनेक्शन, यानी कि जो उनके घर होते हैं ना, बहुत बढ़ जाती है। तो यहां पर जो ग्रह है ना, वो अपने आप में इतना बड़ा रोल अदा करता है
क्योंकि यहाँ पर ग्रहों को नक्षत्रों और उपनक्षत्रों के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता। अगर हम आज प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करें, केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, नाड़ी नक्षत्र की बात करें, तो वहां एक ग्रह जो है ना वो नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। माने ग्रह ताकतवर है, नक्षत्र उससे ज्यादा ताकतवर है और उपनक्षत्र सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो लाल किताब में नक्षत्रों को और उपनक्षत्रों को नहीं लिया हुआ, तो इसीलिए यहां पर ग्रहों की जो महानता है या उनकी पावरफुल नेचर है वो और बढ़ जाती है। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट होता है मशनूई ग्रह या बनावटी ग्रह, तो इनका क्या मतलब होता है? जैसे हमारे आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जी। ना, किसी का दांत खराब हो गया तो आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं। कभी किसी को बेचारे को एक्सीडेंट हो गया, टांग नहीं चलती, डॉक्टर बोलते हैं टांग काटनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल टांग लगानी पड़ेगी। तो ये आर्टिफिशियल जो प्लेनेट है ना, जिसको हम बोलते हैं मशनूई ग्रह, ये किसी और ज्योतिष विद्या में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ लाल किताब में ही है। और ये पंडित रूपचंद जोशी जी या जिसने भी लाल किताब को बनाया है ना, उन्हें हैट्स ऑफ है कि क्या टेक्नोलॉजी बनाई है कि आप आर्टिफिशियल प्लैनेट यूज कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको बनावटी ग्रह कहते हैं, जो लाल किताब में ग्रहों के ट्रीटमेंट के लिए और प्रिडिक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या लाल किताब में रेमेडीज का काफी इम्पोर्टेंस है? लाल किताब और रेमेडीज ये दोनों ना एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। माने हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो क्यों जाएंगे? आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब तबीयत खराब होती है। जब तबीयत खराब जी। होती है। और जब तबीयत खराब होती है तो सजने संवरने का मन करता है? बिल्कुल भी नहीं ना। बिल्कुल हम जिस नहीं। भी हालत में डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, जी। तो आप समझ लो लाल किताब में ना हमेशा दवाइयाँ, इलाज, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट ये सभी लिखा हुआ है। तो रेमेडीज की बुक बोले या इसको जादुई किताब बोले या टोटके वाली किताब बोले, तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि लाल किताब बना इसलिए है कि आप अपने ग्रहों के ट्रीटमेंट बहुत सस्ते सस्ते माध्यम से कर सकते हैं। जैसे लाल किताब है, ऐसी एक साइंस है पामिस्ट्री, तो इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है? पामिस्ट्री हमारी सबसे पुरानी विद्या है। हम्म, देखो, आज हम डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं ना, जी। तो एक कुंडली बन के आ जी। जाती है। तो कुंडली बनाने के लिए में क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ और टाइम। टाइम। जी। तो जो हमारा हाथ का चार्ट है ना, हाँ। जो हमारा इसका फोटोग्राफ है, जिसको जी। हम पामिस्ट्री बोलते हैं ना, ये आप समझो हमारा होरोस्कोप ही है। तो लाल किताब के जो बेसिक फंडामेंटल है ना, या लाल किताब का जो बेसिक आधारभूत ग्रामर है, वो पामिस्ट्री के बेस पर ही चलता है। यानी कि पामिस्ट्री से ही ग्रहों को और कुंडली को बनाया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ टाइम से कुंडलियां बनने लगी, सॉफ्टवेयर आ गए, तो अब वो पामिस्ट्री वाला प्रचलन जो है ना वो कम हो गया है। तो अगर हम बोलें कि क्या लाल किताब पामिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, तो यस, बिल्कुल बेस्ड है। अगर आप इसकी पुरानी ओरिजिनल बुक्स को रेफर करोगे तो वहां पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन दी हुई है। लेकिन जब क्योंकि आज हम डेट ऑफ बर्थ और टाइम से कुंडली इजीली बना सकते हैं, तो इसलिए पामिस्ट्री को प्रयोग नहीं करते। लेकिन इसका जो आधारभूत संरचना है वो सारी की सारी पामिस्ट्री पे बेस्ड है। तो इसी तरह से क्या ये वास्तु में भी कनेक्ट होती है? क्या हम इसमें भी कुछ वास्तु में भी यूज करते हैं लाल लाल किताब किताब? में ना हर वस्तु, हम्म, हर ग्रह, हर सामान को किसी न किसी ग्रह के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वास्तु का मतलब क्या होता है? वास योग्य स्थान। हम जहां रहते हैं ना, हम उसको अपने रहने के अकॉर्डिंग बनाए, तो वास योग्य स्थान। तो लाल किताब अगर आपको नहीं आता और अगर आप वास्तु करते हो, तो आपका वास्तु अधूरा है। अच्छा। मैं इतना मतलब ब्लंटली बोलूंगा, अधूरा है। तो लाल किताब का वास्तु के साथ जो कनेक्शन है ना, वो 100% है। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में वास्तु में दोष है, तो अब आप क्या करोगे? इलाज। हाँ जी। इलाज कहां से होगा? लाल लाल किताब किताब से। से। तो लाल किताब और वास्तु, इनको बोलते हैं हम लाल किताब वास्तु। लेकिन क्योंकि मैंने अभी बोला नक्षत्रों को भी हम यूज करते हैं, जी। कुंडली को भी यूज करते हैं, जी। तो एस्ट्रो वास्तु नाम से एक चीज बनती है जिससे अच्छा। वास्तु का ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, जिसमें लाल किताब की ही लाल remedies। किताब की अहम भूमिका होती है। और लाल किताब का नाम लाल ही क्यों है? लाल किताब का नाम लाल क्यों? आज तो आप भी रेड ड्रेस में जी। हो ना, है ना? अच्छा, रेड का मतलब क्या होता है? फायर। रेड का मतलब फायर। हाँ और जी। प्लैनेट के उससे पूछ रहे हैं आप? मांगलिक को रिप्रेजेंट करने अच्छा, वाला, मंगल कार्यों मंगल, को हाँ जी। रिप्रेजेंट करने जी। वाला, है ना? हम शादी करते हैं जी। तो एक दुल्हन के सारा जो कपड़ा, चूड़ी, मंगल, वो अपना क्या बोलते हैं इसको, बिंदी, सिंदूर, सिंदूर। सिंदूर ये भी है ना, हो जाएगा सिंदूर, ये भी लाल होता है। तो लाल का मतलब होता है सारे हर प्रकार के मांगलिक कार्य करना। जी। तो जब हम एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जहां सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, जहां रेमेडीज लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये भी बहुत मंगल कार्य वाला है। तो इसका जो मतलब बना लाल किताब।
इसके ऊपर ना एक कहानी और भी है। पहले क्या होता था, आज बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, आज डेथ सर्टिफिकेट बनता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले गांव में ना जो वहां का एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी जो होता है, उसको 2 रजिस्टर दे देते थे। कहते थे कि जब बच्चा पैदा होगा तो लाल रजिस्टर के अंदर एंट्री कर देना, और जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तो काले रजिस्टर में एंट्री कर देना। तो अच्छा। काले रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, किसी की डेथ हो रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जी। और बर्थ होना एक खुशी मनाई जाती है, जी। घर में बच्चा आया है। तो लाल किताब मतलब शुभ कार्य करना। और देखो, दीपावली के समय जितने भी पुराने व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आज भी बही खातों का प्रयोग जी, करते हैं, उनकी पूजा जी, करते हैं। हाँ जी, तो बही खाते जो होते हैं, उनकी जो किताबें होती है, उसका भी आप रंग देखोगे तो लाल लाल रंग होता का है। है। जी। तो लाल को कहीं ना कहीं शुभता के प्रतीक से भी लिया जाता है कि हम मंगल कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि अमांगलिक कार्य भी लाल ही क्रिएट करता है। तो जैसे लाल किताब में मैंने पहले बताया कि हर ग्रह के ना 2 रूप होते हैं, एक तेजी वाला, अच्छे वाला, और एक जी। मंदे वाला। अगर मंदा हो गया, खराब हो गया, तो वो अमांगलिक कार्य यानी कि मंगल बद को रिप्रेजेंट करता क्या लाल किताब का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? है। हाँ, लाल किताब का बिल्कुल वैज्ञानिक हम्म। आधार है। देखो, अभी मार्केट ना इतना बड़ा हो गया आज की डेट में। आज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब को ना पकड़ने की आवश्यकता नहीं। आज इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बोर्ड्स में, जीपीटी में तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या कर रहा है आज की डेट में, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। अब होता क्या है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लाल किताब है ना टोटके है, लाल किताब को यूज नहीं करना चाहिए, लाल किताब को ऐसे करना चाहिए, लाल किताब ऐसे करना चाहिए। लेकिन वही लोग वैदिक ज्योतिष में क्या करते हैं, आपके ग्रहों को ना आपके समान के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? अगर आपका बृहस्पति खराब है तो पुखराज डाल लो, अगर आपका मंगल खराब है तो मूंगा डाल लो। तो ये मूंगा किसने बताया कि मंगल का है? यानी कि ये ग्रहों को कनेक्ट करता है ना। ऐसी लाल किताब में ना सभी ग्रहों को हमारे घर के समान, हमारे वस्त्र, हमारे रिश्तेदार कनेक्ट करते हैं। तो जब ये कनेक्ट करते हैं, और ये हम आज से नहीं, हजारों लाखों सालों से यूज करते आ रहे हैं, तो इट मींस इसके पीछे कोई ना कोई साइंस और बैकएंड होना चाहिए। तो वो सारा का सारा साइंस, और जब हम उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मैच करते हैं ना, तो लाल किताब के साइंस और वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं। और लाल किताब में तो एक लाइन लिखी हुई है कि अगर विश्वास नहीं है तो तब भी उपाय करके देख, फिर पता लगेगा कि मैं काम कैसे करती हूँ। हमारा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट हो गया सन। तो सन का इसमें क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है सन हमारे लाल हमारे किताब 9 ग्रहों में ना जो सन है वो सबसे पावरफुल प्लैनेट माना जाता है, में? क्योंकि वो एनर्जी का जी। सोर्स है। लाल किताब में 12 घर होते हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष में 12 घर होते हैं। दोनों की कुंडलियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हमारी वैदिक ज्योतिष में ना हर घर को रिप्रेजेंट करने वाला ना एक लॉर्ड होता है, जो उसकी राशि से कनेक्टेड होता है। लेकिन लाल किताब में जो पहला घर होता है ना, फर्स्ट हाउस, उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसका सिग्निफिकेटर प्लैनेट जो होता है, जिसको हम पक्का ग्रह बोलते हैं, वो सन होता है। तो यानी कि हमारे सबकी कुंडली में फर्स्ट हाउस के अंदर सन रिप्रेजेंट करता है। और पहला घर जो होता है ना, वो दिमाग को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए सन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या सरल शब्दों में अगर आपको मैं ये बोलूं ना कि आपकी कुंडली में आपका कौन सा ग्रह राजा है, तो सन आपकी कुंडली में राजा है। कहां बैठा हुआ है? राजगद्दी पर बैठा हुआ है। तो आपके बारे में अगर मेरे को यह जानना है कि आपकी राजगद्दी कितनी मजबूत है, या आप कितने स्ट्रांग राजा हो अपने लाइफ के इवेंट के अंदर, तो मुझे सन को चेक करना पड़ेगा। इसलिए सूर्य की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर ऐसा तो है नहीं कि सन हमेशा फर्स्ट हाउस में आएगा, कहीं और भी आ सकता है। तो इसके लिए जैसे अगर ये अशुभ हो रहा है या मंदा हो रहा है, तो हम इसकी क्या रेमेडीज कर सकते हैं? वो हमें पूरे चार्ट को देखकर करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी ना भ्रांति है कि सभी लोग समझते हैं कि एक ही उपाय ना सबको करा देना चाहिए। इसीलिए कई बार लाल किताब के उपाय नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ जनरल चीजें ऐसी हैं, जैसे सूर्य को ना फादर बोला गया, यानी कि हमारे घर के पिताजी। तो अब अगर सूर्य खराब हो रहा है या कुंडली में मंदा है, तो फादर की सेवा करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना आपके सूर्य को पॉलिश कर देगा। और जैसे सूर्य वैसे ही चंद्रमा, तो
तो चंद्रमा की खासियत कैसे समझाएगी ये? चंद्रमा वही मन का कारक मैंने बताया अभी आपको, और माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले विचलित कौन होता है? मन होता है। कुछ भी कार्य करने जाते हैं ना, इमोशंस हो गए, इमोशनल हो गए, तो मन विचलित ना हो। हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हमारे घर का रुपया पैसा, जो हमारी लिक्विड मनी होती है ना, वो भी खराब होने लगती है। हमारी पढ़ाई के अंदर भी चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पढ़ने का जो कारक है ना, वो भी चंद्रमा है। तो अगर चंद्रमा खराब हो रहा है ना, तो मैं सभी दर्शकों को, जो भी पॉडकास्ट इस समय देख रहे हैं ना, अपनी माँ की सेवा करो, माता के साथ अच्छे संबंध बनाओ, उनसे आशीर्वाद लो। और माँ मतलब खाली ये नहीं है जिसने आपको जन्म दी है, वो तो हमारी माँ है। हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी वृद्ध स्त्री है, नानी है, दादी है, माँ समान है, कभी दिल मत दिखाओ। अगर कहते ना माँ का दिल दुखाया तो भुगतना पड़ेगा। तो चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। और आखिरी पुकार, ये लाइन याद कर लेना, आखिरी पुकार मने माँ। एक बहुत ही सुना हुआ टॉपिक है मंगलबध, इसके बारे में कुछ एनलाइटन करिए कि ये क्या होता है? मंगल हमारी कुंडली में दो प्रकार से काम करता है, एक गुड मंगल और एक बैड मंगल। माने एक अच्छा मंगल और एक हमारा जो मंदा मंगल है। मंगल एनर्जेटिक प्लेनेट है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, जोश को, साहस को, और अभी हमने बात की थी मांगलिक कार्यों। अगर ये मंगल बिगड़ गया ना, तो सब कुछ उल्टा कर देगा, यानी कि अमंगल कर देगा। अब अमंगल का मतलब क्या हो गया कि बैड मंगल के जो इफेक्ट होंगे ना, अब वो हमारे जीवन पे इतने ज्यादा प्रभावित होंगे कि हमारे रिश्ते, हमारे खास तौर पर मंगल जो ब्लड रिलेशनशिप वाले रिश्ते होते हैं ना, इन्हें खराब कर देता है। अब मंगल बद की ना थ्योरी को समझते हैं पहले क्या है। आप किसी के पास जाते हो और आप कहते हो कि मेरे पास ना डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं, क्या मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधन हैं। हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, रमल ज्योतिष लगाते हैं, बहुत सारी चीजें। लाल किताब का एक बेस्ट पैरामीटर बताता हूं, ये सिम्टम्स पे चलती है। सिम्टम्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी घर के अंदर बिना बात के बेफजूल झगड़े फसाद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मैं अपनी क्लासेस में भी जनरली एग्जांपल समझाता हूं। आज आपने किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत खुश हैं, दोनों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, छुट्टी कर ली कि आज बच्चे का ना बर्थडे मनाना है, गेस्ट आ गए, सब कुछ हो गया। अब केक सेरेमनी हुई, खाना खाने बैठे, उससे पहले हस्बैंड वाइफ में ना किसी भी बात पे कलह हो। अब कलह का रीजन कुछ भी था, कभी बुआ जी निकल आती हैं, कभी मासी जी निकल आती हैं, कभी कुछ, कभी ईगो वॉर कर जाती है, मैं उनमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन रीजन क्या हुआ कि बच्चे का बर्थडे स्पॉइल। सभी लोग अच्छा खाना वाना खा के गए, गिफ्ट देके गए, और लास्ट में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से फाइट कर। आप शादी पे गए, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाए, आज एंजॉय करने जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन है, पता लगा वहां किसी भी बात पे एक दूसरे का मुंह सूज गया, होता है ना जी। यानी कि ये मंगल बद के सिम्टम। अगर अब आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में ये सिम्टम है, तो मंगल बद तो है। अब मंगल बद कैसे ठीक करना है, उसके लिए हमें कुंडली चाहिए। अच्छा। कि कितने प्रकार के दोष मंगल बद में बनते हैं, उनको देख के फिर हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज नहीं होती हैं? कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता है, लेकिन सिम्टम है। हाँ, जनरल रेमेडी एक तो मीठा बोलो। आप जितना अच्छा बोलोगे ना, शुगर कोटिंग बोलोगे ना, तो दूसरे को इतना बुरा नहीं लगेगा। यानी कि मान लो वहां से कुछ गलत आवाज आई और आपने शुगर कोट कर दिया, या आपने थोड़ा पॉज मार लिया, तो अब क्या होगा, एक फाइट संभल गई, यानी कि अब प्रॉब्लम संभल जाएगी। दूसरा, लाल किताब में मंगलवत का एक अच्छा उपाय आपको देते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन लगे, हालांकि उपाय किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए, बट मिट्टी की कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़ समझते हैं, छोटी सी मिट्टी की जो कुंजिया होती है, उसमें देसी खांड को डालकर ऊपर ढक्कन लगाकर मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन किसी भी खाली जमीन में उसको दबा दें। ये मंगलवत का एक उपाय है। ये पुराने जमाने में भी हम किया करते थे। तो ये क्या करता है, बैड मंगल की नेगेटिविटीज को बर्न कर देता, खत्म कर देता। लाल किताब में हमारे हाउसेस कितने होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हर हाउस की? लाल किताब में भी वैदिक ज्योतिष की तरह 12 ही हाउसेस होते हैं, और हाउसेस की लाल किताब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है।
माने लाल किताब में हम क्या कहते हैं कि यार इसका ना सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है, इसका ना राहु पहले घर में नहीं है, इसका राहु ना दूसरे घर से बोल रहा है, माने दूसरे घर से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाल किताब में हाउसेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और जो भी प्रिडिक्शन या जो भी रेमेडी हम निकालते हैं ना, वो प्लैनेट और हाउसेस के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। अगर लाल किताब को अच्छे से समझना है तो पहला चैप्टर आपका 9 प्लैनेट्स और दूसरा चैप्टर आपके 12 भाव, जिनको लाल किताब में 12 खाने बोला गया। आप घर बोल सकते हो, भाव बोल सकते हो। जब आप इनके ऊपर कंट्रोल करते हो ना, तब आपको पता लगता है कि ये ग्रह क्या इस घर में अच्छा है, ये ग्रह क्या इस घर में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा तो इट मींस रेमेडी, और अगर वो इस घर में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो ये आपके लिए लॉटरी साबित होगी, क्योंकि यहाँ के एट्रीब्यूट्स आपको लाइफ में बेनिफिट देंगे। तो हाउसेस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रोल। तो ये सब सीखने के लिए हमें कोर्स कैसे करना पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल किताब को अगर आप सीखना चाहते हैं ना, अच्छा यहां एक छोटी सी गेम खेलते हैं। आप लाल किताब को अगर सीखना चाहते हो तो पहले कोई भी लाल किताब की ना किताब अमेज़न से किसी भी साइट से ऑर्डर कर लो। उसमें सब कुछ लिखा जी। उसमें इतना लिखा हुआ है कि एक अच्छा लाल किताब का ज्योतिषी भी नहीं जानता, क्योंकि सारा कुछ बुक में ही है जी। बट आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। जब आप उसका पहला पन्ना खोलोगे ना, दूसरा पन्ना खोलोगे, तीसरा खोलोगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और आपको एट द एंड क्या पता लगेगा, ये सब इट वॉज गोइंग ऑफ माई हेड, मेरे ऊपर से सब कुछ जा रहा है। अब क्या करें? तो अब आपको चाहिए एक मेंटोर, एक टीचर, एक गुरु, जिससे आप लाल किताब को सीखना चाहते हैं। तो लाल किताब को सीखने के लिए 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है लाल किताब की ग्रामर, माने लाल किताब की पूरी व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या हो गया कि आपको रेमेडीज को रटना नहीं है, आपको रेमेडीज बनानी आनी चाहिए। किसी की प्रॉब्लम हस्बैंड की है, किसी की प्रॉब्लम वाइफ की है, किसी की प्रॉब्लम बच्चे की है, सबकी जनरल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रेमेडीज बनानी आनी चाहिए। सेकंड पार्ट होता है कि रेमेडीज कौन सी करी जाए जी। तो 2 पार्ट में हम लोग लाल किताब के कोर्स को कराते हैं, यानी कि 2 मॉड्यूल बोल सकते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में ग्रामर कवर करते हैं, और सेकंड मॉड्यूल में कौन कौन सी रेमेडीज, और उनमें भी कौन कौन सी बेस्ट रेमेडीज होती हैं। अब क्योंकि लाल किताब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उर्दू में लिखी हुई है, तो कैसे समझ में आएगी। फिर जब 1952 की बात करें ना, उस समय और आज के टाइम में ना बहुत फर्क है। मैं आज के युग को बोलता हूं इंस्टाग्राम का युग। आज इंस्टाग्राम का युग है। यार बच्चा घर में जो बैठा हुआ है ना, वो इंस्टा से इतना इन्फ्लुएंस है कि वो बातें भी इंस्टा की करता है। और ध्यान से अगर बच्चों की शक्लें देखो ना, तो वो व्हाट्सएप, इंस्टा ही नजर आते हैं आज की डेट में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब पहले वाले उपाय क्या आज किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। तो हमने क्या किया, अपने लाल किताब के मॉड्यूल को ना थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनको बरकरार रखा है, हटाया नहीं है, बट उनके पाथ और उनके रूट चेंज कर दिए, ताकि हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट को कर सके। तो अगर लाल किताब सीखने का आपका मन है, बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और बहुत इजी वे में करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लाल किताब की रेमेडीज को काफी सिंपल माना जाता है, ऐसा कैसे? बहुत सिंपल है। आपने पीपल के पेड़ पर जल देना, इसमें क्या मुश्किल है? आपने सूर्य को जल देना, इसमें क्या मुश्किल है? आपने अपनी मां से चावल लेके इस जगह में स्थापित कर देना, क्या मुश्किल है? आपने 1 किलो जौ लेनी है, उस पे कच्चे दूध का छींटा लगाना है, उसको बहते पानी में बहा देना है, इसमें क्या मुश्किल है? माने इतने सिंपल और सरल उपाय है, जिसमें पैसे भी नहीं लगते और आप उपाय को कर सकते हो। तो ये बहुत इजी, मुश्किल नहीं, हमारे घर में ही सामान मिल जाता है। तो ये जो रेमेडीज हम करते हैं, इनका इफेक्ट कितने टाइम में दिखना शुरू होता है हमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आजकल क्या होता है, सबको इंस्टेंट चाहिए, है ना, अभी चाहिए, वेट तो होता ही नहीं है। तो मैं आपको ना यहाँ 2 बातें बताऊंगा। पहली, तुरंत लाभ मिलता है, अच्छा, इमीडिएटली। दूसरा, अब सपोज आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है, और अब आप किसी ज्योतिषी के पास गए जो लाल किताब का एक्सपर्ट है। पंडित जी, मेरा केस चल रहा, खत्म करा दो। लो पंडित जी, नमक दिया, चावल दिए, बहा दो। कैसे खत्म? क्योंकि उस लिटिगेशन के केस की ना एक लाइफ है,
देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार हमें पता है उस पर 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तो निपट नहीं सकता। तो अब लाल किताब की रेमेडी क्या करेगी कि वो जो 4 साल और 5 साल का जर्नी है ना, वो आपको बेस्ट करा देगी। तो उपाय तो तुरंत हो गया, लेकिन उसका समाधान और रिजल्ट निकलने में उतना ही समय लगेगा जितना वहां पर रिक्वायरमेंट है। तो आप दिल खोल के अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, अपने भाव से लाल किताब के उपाय करो। रिजल्ट कब आएंगे ये प्रश्न आगे आप किससे पूछेंगे नहीं। तो क्या ये रेमेडीज़ को करने के लिए कोई रूल्स वगैरह भी होते हैं? हाँ, हर चीज को करने का एक रूल होता है। वॉशिंग मशीन से कपड़ा जब निकलता है ना, तो जब तक उसको इस्त्री ना किया जाए तो डाल नहीं सकते, चाहे वो कितना मर्जी ब्रांडेड कपड़ा ही क्यों ना। उसका रूल क्या है? उसको प्रॉपर तरीके से आयरन करना। ऐसी हर उपाय करने का एक रूल होता है। मेरे YouTube के चैनल पे एक लाल किताब के नियम का वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है, आप उसको देखिए। उसमें हर ग्रह को किस प्रकार से हम लोग रेमेडी में यूज करते हैं और उपायों को करने से पहले क्या क्या हमारी सावधानियां बरतनी चाहिए, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये रेमेडी सबके लिए सेम होती है या ये पर्सन टू पर्सन एंड चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है? कॉमन रेमेडीज सबके लिए सेम होती है। सूर्य माने फादर, तो फादर को पकड़ लीजिए। चंद्रमा माने माँ, तो माँ को पकड़ लीजिए। बृहस्पति माने गुरु, तो अपने गुरु को पकड़ लीजिए, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं उनसे आप आशीर्वाद लें। ऐसी हर ग्रह के ना अपने अपने रिलेटिव्स बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक परेशानी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ही करना पड़ेगा। वो कैसे पता लगेगा? वो आपको कुंडली को, आपकी दशाओं को, आपके सिम्टम्स को मैच करके और आपके घर की परिस्थिति को भी कनेक्ट करके एग्जैक्ट रेमेडी बनानी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि रेमेडीज़ का करने का एक तरीका है, कई लोगों से जनरल मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो वो किस तरह की होती होंगी? अनजाने में कोई मिस्टेक होगी चलेगा, बट आपने जानबूझ के मिस्टेक करी ना तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। मैं एक बड़ा सा अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं। आपका भगवान में अगर विश्वास नहीं है ना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। आजकल की जनरेशन तो नहीं करती, बिल्कुल। लेकिन आप हर जगह जाके कि भगवान कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, ये बोलना गलत है। आप मत करो विश्वास। आप उस चीज को बढ़ा चढ़ा के, वो ना गले में ढोल डाल दिया, पीटे जा रहे हैं हम लोग, भगवान नहीं होता, वो गलत है। अब आपसे रेमेडी आप करने गए, आप 10-20 दोस्त ले गए, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, इंस्टा पे भी शूट कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ जाने अनजाने गलती होगी, कोई बात नहीं। लाल किताब कहती है आप भी उपाय नहीं कर सकते ना, तो आपकी जगह पे आपका ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति भी उपाय कर सकता है। आचार्य जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से ऐसे सवाल थे जो आज इनका सोल्यूशन मिल गया, और आई एम श्योर और बहुत जनों को भी उनके जवाब मिले होंगे। तो आपके यहाँ आने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।